तो वर्क एनर्जी थ्योरम आज स्टार्ट करेंगे। अपना शायद 6 लेक्चर होगा वर्क एनर्जी पावर का, 6 लेक्चर्स। अभी तक जितने लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं सारे लेक्चर्स को फर्स्ट आप देख लीजिए, लेक्चर 1 से लेकर 5 तक। आज लेक्चर 6 में दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम लोग पढ़ेंगे। इससे एक प्रॉब्लम्स हर एग्ज़ाम में, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, राइट, +2 हो, 11th के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है अपना कि टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम पे टोटल वर्क डन मीन्स कोई भी सिस्टम है उस पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज लग रहा है, तो सारे फोर्सेज के कारण वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन करने मतलब जितने फोर्सेज उस पर लग रहा होगा हर फोर्सेज के कारण वर्क डन के लिए कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। प्लस एंगल की भी बात हम लोग किए हैं, 90 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए। तो जितने उस सिस्टम पे फोर्स लगेंगे सारे फोर्स के कारण वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। उसी चीज को यहाँ दिया हुआ, टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल बाय ऑल फोर्सेज, जितने फोर्सेज लग रहे हैं दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 5th लेक्चर्स में हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़े थे। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग क्या कंडीशन था, बॉडी में मोशन होना चाहिए, राइट। यदि वो v वेलोसिटी से मोशन करता है तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सीखे थे, क्योंकि 9th से भी पढ़ते आ रहे हैं, 11th में एडिशन क्या किए थे कि जो वेलोसिटी हम डिफाइन करेंगे वो फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई 2 पर्सन है, ट्रेन में बैठे हुए हैं और एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो किस फ्रेम से हमें देखना पड़ेगा उसका वेलोसिटी क्या है। यदि आपसे पूछता है कि जो आदमी बैठा हुआ ट्रेन में, ए फ्रेंड है, उसका क्या काइनेटिक एनर्जी होगा। यदि ट्रेन का मोशन v वेलोसिटी से हो रहा है तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी उसका 1/2 mv² हो जाएगा। जो उसका फ्रेंड ट्रेन में बैठा हुआ उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो डिपेंड क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी हम डिफाइन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9। तो जब काइनेटिक एनर्जी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो अब इस चीज़ को हम इस थ्योरम को, दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। अभी तक इस चीज़ को पढ़ने के लिए आपने क्या क्या पढ़ा, सारे फोर्सेस के कारण वर्क डन निकालना देखा, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, स्प्रिंग फोर्स के कारण, राइट, ग्रेविटी के कारण, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के कारण आपने वर्क डन निकालना सीखा। तभी ये इस स्टेज पर हम लोग आज पहुंच रहे हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने स्टडी किया, तब उसके बाद इस थ्योरम को हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो थ्योरम क्या कर रहा है, टोटल वर्क डन बाय दी ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज जहां भी वर्ड आ जाएगा इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी रहे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये दिमाग में सेट किया थ्रू आउट। फिर इंजीनियरिंग में भी आप जाइएगा तो ये टर्म छूटेगा नहीं। चेंज जो होता है, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करने वाला फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इस स्टेटमेंट को कैसे मैथमेटिक्स में हम लोग डिफाइन करेंगे, फर्स्ट क्या अंडरस्टैंड किए, जो फोर्सेज लग रहे हैं जिसके कारण वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं उस फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर करें। जब कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, F.S, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। नाउ अब इस इक्वेशन से हम लोग तो पहला कंडीशन क्या है, इफ फोर्स इज कांस्टेंट। इस स्टेटमेंट को से मैथमेटिक्स कैसे डेवलप हो रहा है, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहला केस हम लोग कंसीडर किए, इफ द फोर्स इज कांस्टेंट देन हाउ टू फाइंड आउट
फॉर्मूला, इस स्टेटमेंट को कैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो जब फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो हम कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं, F इक्वल टू एफ डॉट एस, F इक्वल टू एफ डॉट एस। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, मास इंटू एक्सेलरेशन डॉट एस, डॉट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां पर देखो इसी इक्वेशन को हम यहां एक्सटेंशन कर रहे हैं। हम इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या जानते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जानते हैं, राइट। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a, सॉरी 2s सॉरी, डिवाइडेड बाई 2s। अब उसी को वैल्यू को यहां पर रख दिए a के जगह पर, a के जगह पर, और s को इधर लेके आ गया क्योंकि a s है। यहां पर डॉट इसीलिए हट गया क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में ले लिए हैं। तो एंगल बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज 0 cos 0 1 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर as इक्वल टू क्या हो गया, इस s को इधर लेफ्ट लेके आ जाएंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही चीज यहां पर दिखाया गया है। और s हट गया, s को इधर लेके आ गए, as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिए बेटे, m इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। आप क्या जानते हो, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी है, तो 1/2 mv फाइनल स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। u इनिशियल वेलोसिटी है तो 1/2 m u स्क्वायर, स्मॉल u स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखो टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कंडीशन इफ f इज कांस्टेंट। कंडीशन क्या हो गया, इफ f इज कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यदि फोर्स वेरिएबल हो, तो जब फोर्स वेरिएबल होगा तो हम क्या जानते हैं, वर्क डन कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर या एफ डॉट डी एक्स यदि डिस्प्लेसमेंट होगा। जब ऑलरेडी भी पहले हम लोग कर चुके हैं। इफ फोर्स इज वेरिएबल देन हाउ टू फाइंड दी वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी आर, हियर ए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दिया रहेगा। तो दूसरा कंडीशन, यदि फोर्स वेरिएबल होगा देन हाउ टू यूज दिस स्टेटमेंट, टोटल वर्क डन बाय दी ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डी डब्ल्यू हम लोग लिखे, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ये यहां पर इंटीग्रेशन है, राइट। डी डब्ल्यू ये भी यहां पर इंटीग्रेशन है, एफ डॉट डी एक्स, राइट। यहां भी ये इंटीग्रेशन है। अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां पर क्या होगा, जब फोर्स वेरिएबल हो गया तो एक्सीलरेशन भी वेरिएबल होगा। जब वेरिएबल होगा तो उसको डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, m इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। आराम से एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी यहाँ लिख दिए हैं। और ये डी आर दिया हुआ, डी आर या डी एक्स भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन है। अब ध्यान से देखो बेटे, डी आर अपॉन डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी देगा, डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी दिया, डी आर अपॉन डी टी वेलोसिटी दिया। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ डी आर अपॉन डी टी ये भी हो गया, राइट। ये मास m कांस्टेंट बाहर निकाल दिए और डी वी, v डॉट डी वी इनिशियल वेलोसिटी u v, इंटीग्रेशन करेंगे v डी वी का आकर तो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2, x डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2। उसी तरह से यहाँ भी देखो दोनों फंक्शन सेम है, v वेलोसिटी वेरिएबल है, डी वी वेरिएबल है, तो v डी वी क्या हो गया, v स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये देखो आ गया v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ये भी क्या दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों स्टेटमेंट मेरा यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। तो थ्योरम क्या कर रहा है, टोटल वर्क डन बाय दी ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहला केस देखे, जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो कैसे इसको कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, और जब फोर्स वेरिएबल होगा तब कैसे यूज करेंगे। अब इस थ्योरम का एप्लीकेशन देखते हैं, प्रॉब्लम में कैसे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब ये देखो प्रॉब्लम दिया हुआ,
ए ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये ब्लॉक दिया हुआ है, इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है m इक्वल टू 10 किलोग्राम, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू रिटार्डेड। इस पर वेरिएबल फोर्स लग रहा है 0.1x, इस पर वेरिएबल फोर्स लग रहा है 0.1x ड्यूरिंग दी ऑबी रिटार्डिंग, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। रिटार्डिंग मीन्स जो उसके वाले मोशन को अपोज कर रहा है, यानी ये जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और ये वेरिएबल है 0.1x दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू 20 टू 30, यानी x जो वेरिएबल है उसका लिमिट दे दिया, लोअर लिमिट 20 से 30। फाइंड दी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड दी का फाइनल इनिशियल वेलोसिटी दे दिया u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम मूविंग इन x डायरेक्शन विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इज सब्जेक्टेड टू रिटार्डेड द फाइनल, जो फोर्स लग रहा है दिया रिटार्डिंग फोर्स। हमें पूछ कर रहा है फाइंड दी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ एक ही फोर्स यही लग रहा हो तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। यूज द कॉन्सेप्ट, नीट में भी आया हुआ 2015 में ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पर यूज क्या हो गया, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज करें। टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करने वाला फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही होगा। अच्छा, यहां पर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी आर का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यहां पर एक्स डायरेक्शन दे रहा है तो डी आर की जगह पर डी एक्स हो जाएगा, तो वी कैन राइट एफ डी एक्स। अब फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए क्या हो गया माइनस साइन लग जाएगा, cos 180 डिग्री माइनस, वी कैन राइट हियर माइनस एफ डी एक्स। और लिमिट कहां से है, लोअर लिमिट 20 टू 30, 20 से लेकर 30। अब फोर्स का यहां पर रख देंगे, ये देखो यहां पर ये इंटीग्रेशन है एफ डॉट डी एक्स, 0.1 फोर्स का वैल्यू रखे 0.1 एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट 20 टू 30, 0.1 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और उसका लिमिट रख देंगे, ये लिमिट रख के 20 30 करके हियर वी फाइंड -25 जूल। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, वर्क डन नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब कॉन्सेप्ट एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन इक्वल टू, यहां से आप देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इसको इधर भेज देंगे, वर्क डन प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम को कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो वर्क डन निकल गया -25, 1/2 मास दिया हुआ 10 किलोग्राम, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ 10 स्क्वायर, पुट करके हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। राइट बेटे, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, ये भी देखिए अच्छा प्रॉब्लम है, कंसीडर, ये भी प्रॉब्लम 17 में आया हुआ है। कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 किलोग्राम, रेन ड्रॉप जो इसका मास दिया हुआ है m इक्वल टू 1 ग्राम, फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हाइट से गिर रहा है। इट हिट्स ए ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 50, यहां पर किस वेलोसिटी से हिट कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिट कर रहा। फाइंड दी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा निकालना वर्क डन, और उसके बाद एयर रेजिस्टिव, जैसे ड्रॉप गिर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में निकलना है। तो ग्रेविटी से क्या मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हुए हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, कितना, अब ये यहां से कितना डिस्प्लेस h हुआ है 1 किलोमीटर,
राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आराम से निकाल सकते, करना फाइंड दी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फाइंड दी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा ग्रेविटी के द्वारा, mg मास, mgh, mg हो गया आपका फोर्स और h हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आराम से हम निकाल सकते हैं mgh। मास रख दिए 1 ग्राम दिया हुआ किलोग्राम में कन्वर्ट करके 10⁻³ g हो गया 10 और किलोमीटर में दिया है 1 किलोमीटर, उसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे, मीटर में करेंगे तो 10⁻³ हो गया। वैल्यू को रख के हम लोग वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10 जूल। अब नेक्स्ट क्या है, रजिस्टिव फोर्स। रजिस्टिव फोर्स तो मालूम नहीं है कितना है। अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम का कितना इंपॉर्टेंस बढ़ गया यहां पर। आप रजिस्टिव फोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है आपके पास, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करा, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस स्टेटमेंट को देखो यहां पर कैसे यूज करें, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कौन कौन सा यहां फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस ड्रॉपलेट पर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पहला फोर्स, प्लस टोटल रहा है ना, सारे फोर्सेस देखना है, प्लस वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स, कुछ नहीं मालूम लिख दिया मैंने, वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स, और इस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, दो ही फोर्स लग, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल तो जीरो रहेगा, फाइनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल लेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, वेलोसिटी जीरो, हिट कर रहा 50 मीटर पर सेकेंड। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू 10 जूल यहां पर रख देंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी 10 जूल, वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m मास, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ वेलोसिटी 50 का होल स्क्वायर, इनिशियल u तो जीरो है। यहां से वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स -8.375। देखिए विदाउट नॉलेज ऑफ फोर्स रजिस्टिव फोर्स कितना है क्या नहीं है कुछ नहीं जानकारी है, हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके आसानी से एयर रेजिस्टेंस के कारण कितना वर्क डन होगा कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बेटे आराम से कोई भी क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। कंजर्वेटिव फोर्स, ये सारे जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो ये भी ध्यान लीजिए, जाकर वहां फिर फर्स्ट ईयर में ये सारी चीजें पढ़ने हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, वहां बोलकर लेक्चर निकल जाएगा, आपको बैठने समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। डाउट क्लियर करेगा, लेकिन आपको अब स्पेशली क्योंकि 60 बच्चे 100 बच्चे बैठे हुए हैं, और अब वो ऐसे माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था, नेटवर्क थ्योरी जब सब्जेक्ट पढ़ रहा था मैं, तो त्रियार सर पढ़ाते थे, बहुत नॉलेज वाले पर्सन्स। तो जब कोई भी क्वेश्चन पूछता था तो हिम्मत क्यों नहीं होती थी कि सीधे वो पूछता, तुमने इंजीनियरिंग क्वालिफाई करके आया ना गवर्नमेंट, तुम्हें कैसे नहीं पता। इतनी बेइज्जती वो करते थे ना कि हिम्मत नहीं पड़ता था कि दोबारा क्वेश्चन पूछें, क्योंकि आप भाई 11-12 पढ़ के आए हो और एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो, वो बेसिक बताएगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आपको बेसिक नॉलेज है। तो इतनी तरह से वो हम लोग को ले बिकते थे बढ़िया से कि हिम्मत नहीं होती थी किसी को क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि उसके लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर पढ़ाने आया हूँ। आपको बेसिक सीखना अपना फ्रेंड सर्किल में सीखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ अच्छी तरह से अभी से ही पढ़ो बेटे, तभी वहाँ जाके आप बेनिफिट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब ही आप देखो कंजर्वेटिव एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे कंजर्वेटिव पर्सन भी होते हैं, नाम से ही क्या है
कि कंजर्वेटिव आदमी है वो ठीक ठाक है, अच्छा है, किसी से दूसरे से ज़्यादा लेना देना उसको नहीं है। यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट क्या करा, कंजर्वेटिव फोर्स, यानी वो फोर्स जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो, क्योंकि वर्क डन जो हम निकालते हैं वो क्या है, वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब इसको दूसरे से किसी से मतलब नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब कि ये जो फोर्स है इसके कारण जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इस डायग्राम में देखो बताया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब ये क्या है कि जैसे मान लो आप घर से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी आए, यहाँ पर आपके घर से यहाँ आने में बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग पाथ से आपने आया, उस आने में आपका एनर्जी खत्म हुआ। यदि हम कहे कि जो भी आप पाथ से आ रहे हो, जो भी आपका फोर्स लगा रहे, यदि कंजर्वेटिव फोर्स हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स किसी भी रास्ते से आओगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि वो पाथ रास्ते से उसको लेना देना नहीं है, वो शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब है। जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर कंजर्वेटिव एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आपका एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव एनर्जी का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर सिर्फ डिपेंड करता है। सिमिलरली यहाँ भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन निकालेंगे वो पाथ पर इंडिपेंडेंट होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए गुड एग्जांपल फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ दिया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी में आपका वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसी तरह से कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट वही है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, मास m है, इस मास को 3 रास्ते से लेके जाया जा रहा है। पहला रास्ता यहाँ से उठा के सीधा लेके इस रास्ते से, पाथ 1। दूसरा इसको यहाँ से यहाँ लेके आए, तीसरा इस रास्ते से लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले रास्ते से आप यहाँ से लेके गए तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है यहाँ पर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्या जानते हैं, वेट नीचे लगा mg। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यहाँ हमको इस ये कितना डिस्टेंस है उससे कोई लेना देना नहीं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटे, वेट नीचे लगा mg ए से बी जाने में। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आपका यही हो गया, उसका डायरेक्शन h ऊपर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट और आपका वेट mg, इसलिए यहां -mgh लग गया। यहां पर इस लेंथ से हमको मतलब नहीं है, हमें देखना है इनिशियल फाइनल पोजीशन। इनिशियल फाइनल पोजीशन में क्या डिफरेंस है, ओनली h। फिर वर्क डन बाय bc, b से c आए, b से c आएंगे, वेट नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, ऊपर से नीचे डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, इसीलिए वर्क डन बाय b टू c mgh हो गया। अब यहां से खासियत देखिए, c टू a है, c टू a कोई हाइट में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है पोजीशन चेंज के कारण, यहां पर कोई सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन पर मूवमेंट हो रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट ये मत समझिएगा a टू b, क्योंकि यहां पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर है, ठीक है, h जो भी वैल्यू है, और इसी लेवल पर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो h तो जस्ट का तस है, तो चेंज इन h क्या हो गया, 0, डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब नहीं कि आप a टू b की लेंथ की हम बात कर रहे हैं, यहां पर हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट सेम है, इसीलिए वर्क डन फ्रॉम c टू a 0, c टू a 0। अब
टोटल वर्क डन बाई ऑल पार्ट, यहां पर देखो ए से बी गए, वर्क डन कितना हो गया mgh माइनस mgh, बी टू सी गए mgh, सी टू ए आए, तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा किसी एक क्लोज लूप, ये क्या हो गया, यहां जिस इनिशियल पोजीशन से गए और फिर उसी पोजीशन पे आ गए, तो वी कैन से ये क्या है, क्लोज लूप। क्लोज लूप मीन्स जहां से हम यहां से स्टार्ट किया मोशन फिर वापस इसी पोजीशन पे आ गए, क्या कहेंगे, वो क्लोज लूप है, क्लोज पाथ है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है इन क्लोज लूप, यहां पे ये सारे को ऐड करने पर 0 आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या डेवलप होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन इन क्लोज लूप, टोटल वर्क डन इन क्लोज लूप दैट इज इक्वल टू 0। और पहला कॉन्सेप्ट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। क्लोज लूप में सारे पाथ के कारण वर्क डन निकालेंगे, सारे का सम क्या होगा, 0 होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है बेटे, आगे बढ़े। नॉन कंजर्वेटिव जस्ट अपोजिट, एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन, देखिए यहां बहुत अच्छी तरह से बताया गया, एग्जाम्पल को भी जस्टिफाई करेंगे। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करेगा, नॉन कंजर्वेटिव। गुड एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, देयर आर ऑल्सो कॉल्ड वो डिसिपेटिव फोर्स, जो एनर्जी लूज करता है, जैसे ये रबिंग कर रहे हैं, यहां भी एनर्जी लॉस हो रहा है, यहां भी फ्रिक्शन के कारण एनर्जी है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। डिसिपेटेड इन मैकेनिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। अब कॉन्सेप्ट को दिखा जाए, ये मास ए से बी जा रहा है और फिर बी से ए वापस आ रहा है। पिछले में कंजर्वेटिव फोर्स में हम क्या देखे, जिस पॉइंट से गए और उसी पॉइंट पर वापस आए, तो टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू 0। किसी भी क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन जो होगा 0 होगा। अब यहां 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, यदि 0 हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कंजर्वेटिव होगा, यदि नहीं होगा तो नहीं है। अब ए से बी गए, देखो मोशन आगे की तरफ हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट एल, क्योंकि यहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, दो वर्ड। लेकिन यहां पर फ्रिक्शन फोर्स है, कितना डिस्टेंस है, एल, फोर्स अपोजिट लगा, वर्क डन ए टू बी माइनस एफ एल। बी से ए आया, बी से ए फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बी टू ए गया माइनस एफ एल। टोटल वर्क डन दोनों को ऐड करेंगे, वहां भी माइनस एफ एल है, यहां भी माइनस एफ एल है, दोनों को ऐड करने पर -2 एफ एल आएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन वी कैन से दैट कि फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट बेटे, क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होगा। ये आपका टेबल जो अभी तक पढ़े हम लोग, समरी कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव 11th के थ्योरी में क्वेश्चन ये आएंगे। पहला कॉन्सेप्ट, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर उसके बाद वर्क डन इन राउंड ट्रिप, राउंड मीन्स क्लोज लूप, दैट इज इक्वल टू 0, अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉन 0। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ एनर्जी डिसिपेट होगा, फ्रिक्शन फोर्स के कारण एनर्जी डिसिपेट होता है। वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवर, यहाँ पे जो वर्क डन उसको रिकवर कर सकते हैं, यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हो गया उसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग रखते हैं, इसको आप लोग सारे बेटे ध्यान से पढ़ लो इसको।